हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षी ज्ञान। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अगले क्लास में हम सब अगले सेशन में हम सब गर्भ निरोधक विधि यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। यानी हमें पढ़ना है गर्भ निरोधक विधि। हमें पढ़ना है गर्भ निरोधक विधि। गर्भ निरोधक विधियां विधियां है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने का या जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक विधि एक अच्छा उपाय हो सकता है, या परिवार को छोटा परिवार रखने के लिए गर्भ निरोधक विधि एक अच्छा युक्ति या अच्छा उपाय हो सकता है। अच्छा, गर्भ निरोधक विधि होता क्या है? तो अगर हम इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करें तो गर्भ निरोधक विधि क्या होता है? गर्भधारण को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। कितना सिंपल है, आसान है। प्रेगनेंसी को यानी कि गर्भधारण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को ही गर्भ निरोधक विधि कहते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। तो अगर हम गर्भ निरोधक विधि की बात करें तो गर्भ निरोधक विधि हम किसे कहेंगे? गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली साधन या युक्ति बोले तो विधि को गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। गर्भ निरोधक विधि कहते हैं, है ना। सिंपल सा आप याद रखिए कि गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिन जिन विधियों को, जिन जिन तौर तरीकों को अपनाया जाता है, वही तौर तरीके क्या कहलाते हैं? गर्भ निरोधक विधि कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ये चीज समझना है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि के क्या क्या लक्षण होते हैं। मतलब कि जो एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि होता है उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा इसमें अगला टॉपिक होगा कि एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि, एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि कौन होता है या किसे कहेंगे? एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि किसे कहते हैं, है ना। चलिए, एक सिंपल सा प्रश्न है कि गर्भ निरोधक विधि के लिए हम जो तौर तरीके अपनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? गर्भ निरोधक विधि बोलेंगे। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की पहचान क्या है? हम किसे कहेंगे
कि यह एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि है। तो कुछ इसके लक्षण है, कुछ इसके पहचान है, जिस पहचान को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये गर्भ निरोधक विधि एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की श्रेणी में आता है। सबसे पहला चीज कि जो आदर्श गर्भ निरोधक विधि होगा वो प्रभावी होगा। प्रभावी का मतलब कि जिस चीज के लिए आप उसको यूज करेंगे उस पर प्रभाव अपना दिखाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग किया गर्भ धारण को रोकने के लिए और वो कोई काम ही ना करे, तो क्या आप उसे आदर्श बोलेंगे? नहीं ना। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की पहचान क्या होती है? एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि क्या होता है? तो जो प्रभावी हो। क्या हो? जो प्रभावी हो। मेरे साथ साथ बोलिए और लिखते चलिए। एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि कौन होता है? तो वैसा गर्भ निरोधक विधि जो क्या हो? प्रभावी हो। तो आदर्श गर्भ निरोधक विधि में आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो प्रभावी हो। क्या हो? जो प्रभावी हो, है ना। एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि कौन होगा? तो जो गर्भ निरोधक विधि प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, जो काम करे, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि किसे कहेंगे? तो जो गर्भ निरोधक विधि आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब मान लीजिए कि गर्भ निरोधक विधि को आप दिया बार के खोज रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या वो आदर्श होगा? नहीं होगा। तो आदर्श गर्भ निरोधक विधि क्या होते हैं? जो आसानी से उपलब्ध हो। तो आप इसमें दूसरा लिख सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो। जो आसानी से उपलब्ध हो, है ना। एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि किसे कहेंगे? तो जो प्रभावी हो, जो आसानी से उपलब्ध हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसका दुष्प्रभाव, उपयोगकर्ता के ऊपर दुष्प्रभाव कम से कम पड़े, यानी कि वैसा गर्भ निरोधक विधि को हम आदर्श गर्भ निरोधक विधि कहेंगे जिसका दुष्प्रभाव 9 के बराबर हो, कम हो, या हो भी तो कम से कम हो, है ना। यानी कि जिसका दुष्प्रभाव 9, जिसका दुष्प्रभाव 9 हो, है ना। जिसका दुष्प्रभाव 9 हो, या वो भी तो कम से कम, मतलब कि 9 के बराबर, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग किया गया प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और उसके बाद एक खतरनाक किसी को बीमारी हो जाए जिससे उसका जान चला जाए, लाखों रुपया इलाज कराने में लग जाए, तो क्या वो एक आदर्श हो सकता है? क्या उसका प्रयोग उसके बाद लोग करेंगे? आगे नहीं करेंगे ना। तो आदर्श गर्भ निरोधक विधि कौन होगा? जिसका दुष्प्रभाव 9 हो, या हो भी तो कम से कम हो, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसके बाद ये तीसरा हुआ ना, चौथा में हम लिख सकते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक की पहचान क्या हो सकती है? तो जो उपयोगकर्ता के कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में बाधक न हो, है कि नहीं। चौथा लिख सकते हैं, जो उपयोगकर्ता के मैथुन, या पहले लिखिए कामेच्छा, है ना, कौमा प्रेरणा एवं मैथुन बोले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैथुन में बाधक न हो, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई दंपति, अब यदि हम देखें कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपयोगकर्ता की कामेच्छा
प्रेरणा एवं मैथुन में बाधक न हो। इसका मतलब कि मान लीजिए यदि कोई दंपत्ति गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग किया और उसके बाद उसके कामेच्छा प्रभावित हो गए, मतलब कि उसके बाद उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में भाग लेने का मन ही नहीं करता हो, इरिटेशन हो जाए, तो क्या उसके बाद वो करेगा प्रयोग गर्भ निरोधक विधि का? नहीं करेगा ना। तो ये कामेच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके मैथुन में किसी भी प्रकार के कोई बाधक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके प्रेरणा में भी बाधक नहीं होना चाहिए। तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की पहचान होती है। या इसके अलावा इसमें एक और आप पॉइंट जोड़ सकते हैं, जो सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो, है ना, उपलब्ध हो, है ना, जो सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो। यानी कि गर्भ निरोधक विधि ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि ये सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, जो सब कोई इसका उपयोग कर सके, सारे दंपत्ति आसानी से उपयोग कर सकें। जैसे मान लीजिए कि अब मार्केट में कंडोम का दाम हो गया 5 लाख रुपया, कौन खरीदेगा उसको? कोई खरीदेगा नहीं ना। तो गर्भ निरोधक विधि जितने भी हैं वो सारे के सारे सस्ते कीमत पर क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जितने भी हमने पढ़ा अभी कि एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की पहचान क्या क्या होती है, या आप किसे कहेंगे कि यह एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि है, उसकी पहचान ये हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? जो प्रभावी हो। दूसरा क्या हो सकता है? जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा क्या हो सकता है? जिसका दुष्प्रभाव न हो, या हो भी तो कम से कम हो। इसके अलावा चौथा क्या हो सकता है? जो उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा एवं मैथुन में बाधक न हो। उसके बाद पांचवा क्या हो सकता है? जो सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो। तो ये तो एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि की पहचान हो गई। अब हमें गर्भ निरोधक विधि में वो कौन कौन से विधियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है ये पढ़ना है। तो उसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं अब आगे, है कि नहीं। अगर हम बात करें बाबू कंट्रासेप्टिव मेथड का, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का, तो टोटल इसमें हमें 4 गर्भ निरोधक विधि के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल, पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, यानी कि हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि, है ना। अगला हमें पढ़ना है बैरियर मेथड के बारे में। अगला हमें गर्भ निरोधक में पढ़ना है बैरियर मेथड के बारे में, यानी कि रोधक विधि के बारे में, रोधक या रोध गर्भ निरोधक विधि के बारे में पढ़ना है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल मेथड के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक गर्भ निरोधक विधि, रासायनिक गर्भ निरोधक विधि, है ना। और लास्ट हमें पढ़ने हैं सर्जिकल मेथड के बारे में, सर्जिकल मेथड के बारे में, है कि नहीं। शल्य क्रिया विधि के बारे में, है ना, शल्य क्रिया विधि के बारे में। यानी कि ये टोटल 4 कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि 4 प्रकार के हमें गर्भ निरोधक विधि के बारे में पढ़ना है ना जी। तो हम अगले लेसन यानी कि अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, है कि नहीं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है 6G ज्ञान के फैमिली से जुड़ना या 6G ज्ञान के शिक्षक से पढ़ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास भी इसको शेयर कीजिए, है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।